बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 क्लास फिज़िक्स का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बेटा, लास्ट जो हम लोग की फ़िज़िकल क्लास थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, फ़िलहाल जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 7 को जो है वो यहाँ पे थोड़े रोक के 7 और 8 जो है वो रोक के मैं जो है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 कराऊंगा। उसकी वजह ये है कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेरिवेशन हैं और उसको जो है वो फिज़िकल क्लास में जो ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो किया जा सकता है। तो फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 कराऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स तो इसमें है ही नहीं। एक आध न्यूमेरिकल है वो देख लेंगे बाद में, और डेरिवेशन भी जो है वो इस चैप्टर में हमारे पास नहीं है। सही है बेटा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोग दोबारा सुन लें। फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो रोकेंगे और मैं आप लोगों को पहले चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 कराऊंगा। उसके बाद जो है वो चैप्टर 11 कराऊंगा। उसके बाद जब आप लोग फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह मौजूद होंगे फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 का ताल्लुक चैप्टर 7 और 8 से बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा चैप्टर नंबर 10 जो है वो 7 8 को छोड़ के 10 पढ़ने में आप लोगों को जो है वो कोई मसला नहीं होगा। सही है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा जी, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, क्लास 8 में, और इस तरीके से साइंस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में जो पढ़ी हैं उसके अंदर आप लोग जो है वो इस चैप्टर के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अताउर रहमान कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सही है जी, केमिस्ट्री में भी इससे मिलती जुलती चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आएगी। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? कह रहे हैं एवरीथिंग विच हैज सम वेट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ वजन हो और वो कुछ जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अच्छा, मैटर की हमारे पास जो है पहले जो है वो 3 टाइप्स हुआ करती थी। सही है, बाद में जो है वो उसको एक उसके अंदर प्लाज्मा को भी ऐड किया गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो आपके पास नज़र आ रही हैं वो चारों नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले भी मेरे ख्याल से क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा क्या मैंने पहले क्लास में कभी पढ़ा है? हाँ भाई अताउर रहमान, प्लाज्मा के बारे में हमने कभी पढ़ा है? ये मुबशरा सोहेल, आप लेट आई हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 अभी रोक के हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 10 करेंगे, चैप्टर 7 और 8 उसके बाद करेंगे। सही है बेटा? अच्छा जी, थिक डेंस, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि होता क्या है, ये बताओ मैंने पहले प्लाज्मा कभी पढ़ाया है किसी लेक्चर में, फिजिकल क्लास में कभी हमने प्लाज्मा को डिस्कस किया था? सब अपनी अपनी जो है ना वो डेफिनेशंस दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमने प्लाज्मा पहले कभी डिस्कस किया था? एक्स्ट्रा क्लास में बताया था। अच्छा जी, सही है। तो चलते हैं मैटर के टाइप्स की तरफ। देखें हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और चौथी जो हमारे पास जो है वो टाइप क्या है? प्लाज्मा है। अच्छा, प्लाज्मा क्या चीज़ होती है? प्लाज्मा असल में ऐसी चीज़ है जो ना लिक्विड हो, ना सॉलिड हो, ना गैस हो। सही है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा के बनने का तरीका क्या होता है? देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। भाई ये जो लोग लेट आ रहे हैं इनको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए था। क्लास स्टार्ट हुए हुए तकरीबन जो है वो टाइम क्लास का स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 14 मिनट हो गए। अब ये सब आगे फिर पूछेंगे
और क्या पूछेंगे कि सर हम तो चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। अच्छा जी, तो सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को मज़ीद हीट किया जाता है तो वो गैस बन जाता है, और गैस को जब मज़ीद हीट की जाती है तो उसके अंदर होती है आयनाइजेशन। देखिए बेटा, आयनाइजेशन का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को जब इतना हीट किया जाए कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल को जो है वो ब्रेक करके बाहर निकल जाए, तो ऐसी जो सूरत हाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। सही है। प्लाज्मा जैसे कि फायर है, मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी है कि जो फायर होती है उसके अंदर जो येलो और ब्लू कलर के जो फ्लेम्स होते हैं, स्मोक की बात मैं नहीं कर रहा, उसके जो फ्लेम है, जो येलो और ब्लू कलर का जो फ्लेम है, वो असल में जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जेली लाइक सब्सटेंसेस भी होती हैं, उनको भी प्लाज्मा कहा जाता है, और भी ये डिटेल टॉपिक है, आप लोग आगे की क्लासेस में जो है वो इसको पढ़ेंगे। सही है जी, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसमें 3 ही को डिफाइन किया गया है क्योंकि आपके कोर्स में बस इतना ही है, ये 3 ही है। तो इनमें सबसे पहला क्या है, सॉलिड है। सॉलिड क्या चीज़ होती है बेटा? रमीन असलम कह रहे हैं कि कह रही हैं जेली और गैस, बेटा दोनों होते हैं, दोनों फॉर्म के अंदर जो है वो प्लाज्मा मिलता है। गैस तो नहीं कहते उसको हम, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और गैस के अलावा ऐसी चीज़ है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, जैसे फायर है ना, वो जो उसका फ्लेम है। सही है। गैस हीट के बाद जेली ही नहीं, गैस को जब हीट करेंगे तो वो जेली नहीं बनेगा। देखिए दोनों होते हैं, प्लाज्मा में दोनों चीज़ें होती हैं। टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बताओ रहमान क्या कह रहे हैं भाई। अच्छा जी, तो सॉलिड की डेफिनेशन देखते हैं। बेटा प्लाज्मा के टॉपिक को बस जितना मैंने समझाया उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, आगे की क्लासेस में आप लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन से बात क्लियर होती नहीं है, आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है नहीं, सिर्फ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया। सही है जी, आगे चलते हैं, हम सॉलिड की तरफ आते हैं। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सही है, ये आपस में जो है वो क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट मॉलिक्यूल। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरीके से दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, और इसी तरीके से वॉल्यूम भी उनका क्या होता है, फिक्स होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी बेटा, हो तो रही है मेरे पास। पहली स्क्रीन हमारे पास ये थी और दूसरी स्क्रीन मैंने ये दिखाई आप लोगों को। अच्छा जी, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज मैंने जो है वो आपको बताई। इसके बाद लिक्विड पे आ जाते हैं। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हैं? कह रहे हैं इन लिक्विड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज अ बिट लार्ज। सही है। सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फासला ज़्यादा होता है। सो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में वो फ्रीली मूव करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसी तरीके से द लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इट टेक द शेप ऑफ वेसल, इनका जो वॉल्यूम है वो होता तो डेफिनेट है, मगर इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वेसल का शेप ले लेते हैं। वेसल से मुराद कंटेनर, जैसे पानी को अगर आप ग्लास में डालें तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, पानी को आप जो है बकेट में डालें तो वो बकेट के शेप का हो जाएगा, पानी को आप जो है वो किसी जो है वो ट्यूब में डाल दें तो वो ट्यूब के शेप का हो जाएगा। तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की कि वो कंटेनर का शेप जो है वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। सही है जी, आगे चलते हैं गैस के ऊपर। इसके बाद गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? इन गैस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज सो दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा है,
लिहाजा वो फ्रीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वो क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि मुसलसल जो है वो मूव होते रहते हैं, लिहाजा वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसकी दीवार से जाके क्या होते हैं, टकराते हैं। और वो जो टकराते हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सही है। उनके टकराने से जो है वो क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का ना कोई पर्टिकुलर शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, सही है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज हैं मैटर की। जो स्टेट्स हैं हमारे पास जो अमूमन पढ़ाई जाती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें तीनों की जो है ये प्रॉपर्टीज हैं। पेपर में सवाल इस तरीके से आ सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन सॉलिड्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है तो या आप सॉलिड को डिफाइन कर देंगे, सॉलिड क्या चीज़ होती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैस। तीनों की प्रॉपर्टीज आप लिखें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है बेटा। तो ये हमने जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये चीज़ें जो है वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला होना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास इलास्टिसिटी। अच्छा जी, इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा? इलास्टिसिटी को अगर मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है लचक। अच्छा, डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ फिनोमेना इन विच अ मटेरियल बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कोई भी ऐसी बॉडी है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं और उसको छोड़ दें, वो अपनी असली हालत पे वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबर का स्केल है, आजकल जो रबर के स्केल आ रहे हैं, उस रबर के स्केल को जो है वो जब आप घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसको छोड़ दें तो वो खुद ब खुद अपनी असल शेप पे क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो ये जो उसका फिनोमेना है कि वो अपनी असल सूरत में वापस आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या चीज है, कह रहे हैं द मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द मैटर। देखें मुख्तलिफ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी रबर के स्केल की। रबर के स्केल को आप मोड़ें, जितना भी मोड़ लें जो है वो जो है ब्रेक नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है वो हम जो है वो क्या चीज ले लें, अगर प्लास्टिक का स्केल ले लें, तो प्लास्टिक के स्केल को जब आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी फोर्स बर्दाश्त कर लेगा वो, और एक वक्त वो आएगा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो ब्रेक होने से पहले पहले जो उसकी लिमिट थी उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी उसकी जो बर्दाश्त करने की ताकत जो थी वो क्या थी, इलास्टिक लिमिट, सही है। आगे कुछ मजीद बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ द ग्रेटर फोर्स ऑफ इलास्टिक लिमिट इज अप्लाइड टू चेंज द शेप देन आफ्टर रिमूविंग ऑफ द फोर्स मैटर कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सही है। इसको समझने के लिए प्लास्टिक के स्केल की एग्जाम्पल ध्यान में रखें। प्लास्टिक के स्केल को आप मोड़ेंगे, एक वक्त आएगा वो टूट जाएगा। अब जब वो टूट गया तो वो दोबारा अपनी असली पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, सही है बेटा। इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट में कुछ पूछना है तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चैट के जरिए से पूछेंगे आप लोग। मुबशरा जोहेल कह रही हैं इलास्टिक लिमिट। बेटा इलास्टिक लिमिट का मतलब, फॉर एग्जांपल देखें, स्केल की एग्जांपल ध्यान में रखें। स्केल को, एक प्लास्टिक का स्केल आपके हाथ में है, उसको आपने मोड़ना शुरू किया, एक वक्त आया कि वो टूट गया। तो ये टूट जो गया यानी आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, सही है। जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा रही थी वो बर्दाश्त कर रहा था, टूट नहीं रहा था, वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर था। जैसे ही उसकी इलास्टिक यानी उसके बर्दाश्त से बाहर, फोर्स, आपकी फोर्स उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सही है जी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस। अच्छा जी, स्ट्रेस क्या चीज होती है? देखें जी, स्ट्रेस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है।
opposing force per unit area on an object that resists any change in shape and size is called stress. It is denoted by Greek letter sigma. Its SI unit is Newton per meter square or Newton meter inverse 2. मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा जी, स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखिए, इसको समझाने के लिए एक आसान सी एग्जांपल जो है वो दिमाग में रखें. आपके हाथ में फर्ज करें एक प्लास्टिक की बॉल है और आपने प्लास्टिक की बॉल को दबाना शुरू किया. अब ये जो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. सही है. जैसे जैसे आपने उसको दबाया उसके शेप में क्या होना शुरू हो जाएगी? चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी. जो शेप में चेंजिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं. देखें, अगला टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद है स्ट्रेन. सही है जी. स्ट्रेन क्या चीज है? द चेंज इन लेंथ वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर उसके शेप में, उसके साइज में, उसके लेंथ में, उसकी वॉल्यूम में जो चेंजिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं. सही है. पीछे चलते हैं वापस. अब देखें, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है इसमें ये स्प्रिंग है. स्प्रिंग की 3 कंडीशन आपको नजर आ रही हैं. ये जो पहली कंडीशन है, यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे. सही है. ये स्प्रिंग अटैच हुआ. सेकेंड कंडीशन में क्या किया? इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया. यानी ये जो आपको ये नजर आ रहा है वेट, ये वेट असल में क्या है? स्ट्रेस है. अब स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से देखें, पहले स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो इतनी थी, अब ये बढ़ के क्या हो गई? चेंज हो गई. यानी इसकी लेंथ में क्या हो गया? इजाफा हो गया. तो ये जो लेंथ में इजाफा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे. और ये जो वेट आपने यहाँ पे अप्लाई किया है इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे. इसी तरीके से इसके बाद वाली फिगर देखें. अब देखें, स्ट्रेस को मजीद बढ़ाया गया, स्ट्रेस को और बढ़ाया. अब स्ट्रेस के और बढ़ाने से स्ट्रेन में भी क्या हो गया? और फर्क आ गया. तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. सही है. हाँ जी, स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है. यानी किसी मखसूस जगह के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे. अच्छा जी, आगे देखते हैं. ये स्ट्रेस हो गया. स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया. सही है. एफ अपॉन ए भी इसको कहा जा सकता है. अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रेन. स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? देखें, स्ट्रेन को जो है वो डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से. इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन है. सही है. ग्रीक लेटर है. इट हैज नो एसआई यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज. स्ट्रेन का जो है वो यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सेम जो है वो क्वांटिटीज का रेशियो है. देखें, ये जो डेल्टा एल है ये भी लेंथ है और ये जो नीचे एल है ये भी लेंथ है. जब सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकाला जाता है तो इसमें यूनिट नहीं होती. उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं वजह बताता हूँ. डेल्टा एल की यूनिट है मीटर और नीचे वाले लेंथ की यूनिट भी क्या है? मीटर. तो दोनों मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, कोई इसकी यूनिट नहीं बची. सही है. तो जब भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का आप रेशियो निकालेंगे तो उसकी यूनिट जो है वो नहीं लिखी जाएगी. सही है बेटा. तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया डेल्टा एल अपॉन एल. अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पे और नजर आ रहा है, वो है डेल्टा वी अपॉन वी. ये वी का मतलब है वॉल्यूम. देखें, स्ट्रेन दो तरीके का हो सकता है. या तो किसी चीज की लेंथ चेंज हो जाए या तो किसी चीज का वॉल्यूम चेंज हो जाए. वॉल्यूम क्या होता है? मैंने आप लोगों को पिछली दफा बताया है. वॉल्यूम कहते हैं गुंजाइश को, कैपेसिटी को. सही है. तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जो है वो आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाए. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लास्टिक की बॉटल है या कोई रबड़ का जो है वो कोई बॉक्स है, उसको आप खींचें तो उसको खींचने से क्या होगा? उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा. तो दो किस्म के स्ट्रेन होते हैं हमारे पास. एक कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. देखें, यहाँ पे मौजूद है, इसकी फिगर भी मौजूद है, देख लें. क्या है हमारे पास? सबसे पहले जो है वो स्ट्रेन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली. इसके बाद जो है वो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? उनकी टाइप्स पढ़ा रहा हूँ. डिफाइन काइंड्स ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन की काइंड्स क्या है हमारे पास? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेन लिख दिया इन्होंने. 2 काइंड्स पढ़ेंगे फिलहाल हम लोग. सही है जी. अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. ये यहाँ पे आप इसको जो है
3 नहीं है, 2 समझ लें। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या चीज होती है? इफ द स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन लेंथ इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर किसी चीज की लेंथ में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ये मोहम्मद रसब पूछ रहे हैं सर स्ट्रेन बोर्ड में है क्या सिलेबस में? बेटा फिलहाल सिलेबस में तो ये नहीं है, मगर ये आगे एक टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना पड़ेगा, और आसान से टॉपिक है, लिहाजा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अनस कह रहे हैं सर हम फिर कल कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे हैं। आप हमेशा की तरह लेट हैं, क्लास में भी लेट आते थे और यहाँ पे भी लेट आए। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है वो एक सिलेंडर है, इसको जब हीट किया गया तो हीट करने से इसकी लेंथ में क्या हो गया? देखें इजाफा हो गया। तो ये जो इजाफा है, जिसकी जो किसी भी चीज़ की लेंथ को जो है वो बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन की दूसरी टाइप है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या चीज है? इफ द स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर किसी चीज के वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को जो है उन्होंने कॉन्साइज किया, उसको जो है वो दबाया, रिड्यूस किया, और इसके जो है वो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अब इसके देखें वॉल्यूम में फर्क आ गया, पहले इसका वॉल्यूम कुछ और था और अब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? कुछ और हो गया। सही है। तो ये जो वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आई है इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इफ द स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सही है बेटा। अनस बिन जहीर और जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 हम लोग जो है वो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 करा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि चैप्टर नंबर 7 और 8 में कुछ डेरिवेशन हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि फिजिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से कराई जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 10 में ज़्यादातर थ्योरी है जो कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इसलिए पहले चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, बाद में चैप्टर नंबर 7 और 8 करेंगे, और चैप्टर नंबर 9 आपके कोर्स से रिड्यूस हो गया। सही है जी। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को पढ़ा देंगे। अच्छा, तो ये हम लोगों ने जो है वो स्ट्रेस पढ़ा और स्ट्रेन पढ़ा। इसके हवाले से आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हमारे पास जो है वो स्ट्रेन है, स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो है वो हम लोगों के पास जो है वो काइंड ऑफ स्ट्रेन है, 2 काइंड जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी पूछ लें, कोई सवाल है तो। बस सब कह रहे हैं नो सर। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो हुक्स लॉ है। हुक साहब ने जो है वो एक लॉ पेश किया था, इन्होंने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पहले आप लोगों को कई दफ़ा बताया जा चुका है, एक की वैल्यू बढ़ाएं तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाए, एक की वैल्यू कम करें तो दूसरे की वैल्यू भी कम हो जाए, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखें यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है, ये दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्ट्रेस की वैल्यू को कम करेंगे, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल्स टू और उसके साथ के। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के स्ट्रेन, और अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से के की वैल्यू निकालें, ये स्ट्रेन यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की, और के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सही है। पहले आप लोगों को जो है मैं बता चुका हूँ कि कांस्टेंट जो है वो हर जगह तकरीबन मुख्तलिफ होते हैं, कहीं पे हम लोग के इस्तेमाल करते हैं,
कहीं पे जी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे कैपिटल जी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे सी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो कॉन्स्टेंट्स डिपेंड करते हैं वैल्यू के हिसाब से। सही है जी। तो हम लोगों ने ये जो है हुक्स लॉ को जो है पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या चीज़ होती है? द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, रमीन कह रहे हैं कि कांस्टेंट तो 1 होता है। बेटा हर जगह 1 नहीं होता, हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। कहीं 1 होता है, कहीं स्मॉल जी 9.8 होता है, कहीं कैपिटल जी 6.67, एक्सपोनेंशियल -11 होता है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह जो है वो मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, तो यंग मॉडुलस पढ़ रहे हैं हम लोग। यंग मॉडुलस क्या चीज़ है? कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस कहते हैं। यंग मॉडुलस को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल वाई से। हमारे पास जो है यंग मॉडुलस की जो है वो एक छोटी सी जो है वो डेरिवेशन है। देखें, y बराबर होता है किसके? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, किसके बराबर था? f अपॉन a के। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला किसके बराबर था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला बराबर था किसके? डेल्टा एल अपॉन एल के। अच्छा, फिर क्या किया यहाँ पे देखें, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। सही है। देखें, एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डेल्टा एल। एफ को एल से मल्टीप्लाई किया, एफ एल आ गया, और ए को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई किया, ए डेल्टा एल आ गया। यहाँ पे एफ का मतलब है फोर्स, ए का मतलब है एरिया, एल का मतलब है लेंथ, और डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। सही है जी। तो यंग मॉडुलस का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आखिरी स्टेप में जो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो किसी भी सवाल में आपसे जो है वो यंग मॉडुलस निकालने को कहा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ये हम लोग इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो कल कराऊंगा। आज हमारे पास जो है वो, आज हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछें। रमीन कह रहे हैं सेकंड सर, सेकंड स्टेप अगेन एक्सप्लेन कर दें। सेकंड स्टेप ये वाला स्टेप देखें, मैं इसको यहाँ पे लिख के आप लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। चलिए देखें, ये ऐसे लिखा हुआ है एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया? देखें, ये स्ट्रेस की जगह ये आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इस डिवाइड को कन्वर्ट किया है किसमें? मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं। लेकिन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और डेल्टा एल अपॉन एल को एल अपॉन डेल्टा एल कर दिया। सही है। उसके बाद एफ को एल से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एफ एल। ए को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए डेल्टा एल। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, अताउर रहमान कह रहे हैं डू वी हैव टू कॉपी। बेटा ये अगर नोट्स में आपके पास हुआ है चेक करें, नोट्स मेरे सामने है नहीं। अगर आपके पास ये नोट्स में मौजूद है तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नोट्स में मौजूद नहीं है तो ये आप लोग कॉपी कर लें, ये बहुत आसान सी चीज़ है। नोट्स में है ये। अच्छा जी हुआ है, मुबशरा कह रही हैं। सही है जी, सही है। बस देख लें, वो भी नोट्स में ऐसा ही होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा। चलें जी, मुबशरा ने पेज नंबर ही बता दिया, पेज नंबर 67। अच्छा जी, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। नहीं जी, इस डेरिवेशन में लेट अ बॉडी इज मूविंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, समझ गए। अच्छा जी, चलें, बहुत अच्छी बात। चलें जी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हाउ लॉज हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग। अच्छा, ये वैसे टॉपिक ज़्यादातर जो है वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेट करता है। इसमें जो है वो आप लोग प्रैक्टिकल जब लेबॉर्ट्रीज में परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आपको ये परफॉर्म कराया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको। कह रहे हैं लेट अ हेलिकल स्प्रिंग बी सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, अ ब्लॉक इज अटैच एट इट्स लोअर एंड, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अब देखें इसके अंदर कह रहे हैं कि आपके पास एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसको आपने क्या किया, ऊपर अटैच कर दिया है, और इसके बाद आपने इसमें जो है ये फिगर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने एक ब्लॉक अटैच किया, ये स्ट्रेस है, इससे हुआ क्या, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। फिर जब दूसरा ब्लॉक अटैच किया तो स्प्रिंग और स्ट्रेच हो गया। सही है। जो पहले स्ट्रेचिंग की वैल्यू आई उन्होंने इसको कहा x, बाद में जो आई उन्होंने उसको क्या कहा 2x। अब देखें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सही है। ये टेंशन है जो यहाँ से मिल रही है ये इससे, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है। जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। सही है। इफ F स्टैंड्स फॉर टेंशन एंड X स्टैंड फॉर एक्सटेंशन देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये जो F है ये टेंशन की जगह आप फोर्स भी कह सकते हैं। सही है। ये जो ब्लॉक की फोर्स है, ये जो ब्लॉक है, ये जो फोर्स लगा रहा है, इसको आप F कह सकते हैं। अब देखें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर X की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखें पहले जो एक ब्लॉक था X थी वैल्यू, जब दो ब्लॉक्स हो गए तो वैल्यू जो है वो 2x हो गई आपके पास। सही है। 3 हो जाएंगे तो 3x हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, दो चीजें लगाते हैं, इज इक्वल्स टू और के। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, वो क्या है, माइनस। इस माइनस की वजह क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ है वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेगेटिव साइन शोज दैट टेंशन एंड एक्सटेंशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। टेंशन और एक्सटेंशन जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, माइनस इस्तेमाल किया गया। सही है। लेकिन टेंशन नीचे की तरफ जा रही है, एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। सही है। अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, रमीन कह रहे हैं टेंशन स्ट्रेस और एक्सटेंशन स्ट्रेन, बिल्कुल ऐसा ही है। मुबशरा कह रही है नहीं समझ आया। मानू नहीं, अभी आई हैं क्लास में बहुत देर से। अच्छा जी, तो मुबशरा देख लें दोबारा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखें एक हेलिकल स्प्रिंग है, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक वेट इस्तेमाल किया। मैं इसको दोबारा से, ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इन्होंने, सर वाला समझ में नहीं आया। अच्छा माइनस वाला समझ में, सही है, माइनस में बताता हूँ। अच्छा, ये एक हेलिकल स्प्रिंग है, इस हेलिकल स्प्रिंग में यहाँ पे एक वेट लगा दिया। अब वेट लगाने से ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, बढ़ गया, यानी इसकी साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक और वेट का इजाफा किया तो यहाँ पे इसका साइज और बढ़ गया। सही है। इसे आप स्ट्रेस कह सकते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेस है। और ये क्या चीज़ है, स्ट्रेन है, इसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है। तो इसको फोर्स भी कहा जा सकता है, और यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। फिर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक इज इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक चीज इजाफे आ गई, क्या, माइनस। माइनस की वजह यह है कि देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक चीज नीचे आ रही हो, एक चीज ऊपर जा रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। सही है। एक की डायरेक्शन नीचे, दूसरे की डायरेक्शन ऊपर। तो जब दो चीज़ों की डायरेक्शन मुख्तलिफ हो तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। माइनस ये शो कर रहा होता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है,
डिफरेंट है। सही है जी, मुबशरा, उम्मीद है आपको अभी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। डिफाइन प्रेशर एंड फ्लूड। फ्लूड की डेफिनेशन देखूं मैं, आगे है, हाँ ये है। अच्छा जी, प्रेशर क्या चीज है? कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज कॉल्ड पास्कल। हाँ जी, अतः रहमान कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट है। सही है बेटा, एक ही बात है। किसी भी मखसूस जगह के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। देखिए नीचे एक जो है वो फिगर बनी हुई है छोटी सी, ये एक मखसूस जगह के ऊपर जिसे एरिया है, जिसका एरिया ए है और उसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई की जा रही है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। देखिए प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है। प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया है और स्ट्रेस जो हमने पीछे पढ़ा उसका फॉर्मूला भी क्या था? फोर्स अपॉन एरिया था। सही है जी। तो P की वैल्यू किसके बराबर होती है? F अपॉन ए के। इसके बाद कह रहे हैं कि 1 पास्कल का क्या मतलब होता है? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द प्रेशर विल बी 1 पास्कल। अगर किसी 1 मीटर स्क्वायर की जगह के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 पास्कल कहते हैं। सही है। 1000 पास्कल को जो है 1 किलो पास्कल भी कहा जाता है। इसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स यानी F और अपॉन एरिया। बहुत आसान सा टॉपिक है फोर्स। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है फ्लूइड। यूसरा शोएब कह रही है फ्लूइड नोट्स में नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देख लें, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं द सब्सटेंसेज which can flow in the pipe by virtue of pressure is called fluid. All gases and liquids are known as fluids. वो तमाम चीज़ें जिनको प्रेशर के ज़रिए से पाइप में मूव कराया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है और वो एग्जाम्पल क्या है? वाटर है, मिल्क है, हनी है, ऑयल है, स्मोक है, पाउडर है, एयर है। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? फ्लूइड कहलाती हैं, क्योंकि इनको पाइप के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर देकर जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पास्कल का प्रिंसिपल है। उससे पहले जो है मैं कुछ आप लोगों को इसमें पूछना हो तो पूछें। सर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बताया। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ होती है? देखिए एटमॉस्फेयर के ज़रिए से ये जो हवा है, जो एयर है, ये ऊपर से जो है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रही है तमाम चीज़ों के ऊपर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सही है जी। और कुछ पूछना है तो पूछें बेटा, वरना आगे चलते हैं। सर हम फ्लूट की डेफिनेशन उतार लें? बिल्कुल बेटा, ये लें फ्लूट की डेफिनेशन, मैंने आपको जो है वो शो कर दी। आप लोग जो है वो इसको कॉपी कर लें। फ्लूट्स की डेफिनेशन जो है वो आप लोग अगर नोट्स में नहीं है तो यहाँ से कॉपी कर लें। और बेटा इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछें, बाकी जो है वो बस क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। टॉपिक हम लोग आज यहीं तक रोकते हैं। आगे जो है फिर इंशाल्लाह। सर टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? असदुल्ला खान साहब पूछ रहे हैं कि टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? मिल जाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट के मार्क्स की कोई टेंशन ही नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हमदान साहब अभी आए हैं और हम लोग जा रहे हैं। सर स्मॉल सॉलिड भी तो पास करवा सकते हैं वहाँ, मगर वो स्मॉल होने चाहिए। अमूमन वो जो है ना जो पाउडर फॉर्म में होता है ना, उसी को हम फ्लूइड की जो है वो डेफिनेशन में लेते हैं।
सर सैंड भी, अनस कह रहे हैं सैंड भी है। पाउडर फॉर्म बेटा, पाउडर फॉर्म, जितनी भी पाउडर फॉर्म्स हैं उन्हें फ्लूइड्स की डेफिनेशन में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इन द पाइप बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर, यहाँ पे एक वर्ड इजीली आना चाहिए, फ्लो इन द पाइप इजीली। सही है, इससे जो है वो आपकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, मजीद वाजे हो जाएगी। लेकिन डेस्टिनेशन में तो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है, तो गैस भी है ना बेटा, ये एयर है ना, एयर, ये एयर है, ये स्मोक है। सही है, कहने ना ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड, तमाम गैसेस और लिक्विड को तो फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे गैसेस और लिक्विड को तो फ्लूइड कहते हैं, मगर जो हमारे पास सॉलिड हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पाउडर, पाउडर वैसे सॉलिड में काउंट होता नहीं है, मगर इसको भी जो है वो फ्लूइड कहा जा सकता है। चलें जी, क्लास ऑफ करते हैं। पास्कल इंशाल्लाह हम लोग पास्कल के बारे में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, पास्कल प्रिंसिपल के बारे में। सॉरी सर, सॉरी सूट लिक्विड और गैस। अच्छा जी, सही है जी, क्लास ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। कल जो है वो हम लोग दोबारा जो है वो क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे से। अल्लाह हाफिज़।